तो सबसे पहले बोलो ना थोड़ा बाहर बात बोलो मेरा। मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने कल क्या सीखा था, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो हमने कल क्या सीखा था सर? हमने कल आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस के बारे में जाना था, अच्छा ठीक है। किती जिस जिसके अंदर जो आईपीओ है, तुमचं काय 140 ओके, जिसमें जो आईपीओ रहता है वो वन टाइम लिस्ट होता है, फर्स्ट टाइम लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। और जो एफपीओ रहता है, एफपीओ और ओएफएस, ये दोनों पहले से लिस्टेड रहते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस के बीच में। और हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे कि एफपीओ और ओएफएस लॉन्च होने के तुरंत बाद स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जिस भी स्टॉक के अंदर आईपीओ, सॉरी, एफपीओ और ओएफएस मिलता है, दिखता है ऐसी न्यूज कि वो लॉन्च होने वाला है, आपको वो स्टॉक को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। शॉर्ट करना यानी कि सेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यही चीज हमने कल देखी थी डिटेल में। अब आज से हम असली कोर्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि आपको एक स्टॉक के अंदर क्या ढूंढना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करना है, या तो फिर शॉर्ट टर्म भी उस स्टॉक को खरीद के रखना है और प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। तो आज से इस पूरे कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यूएशन रेशियोज से, ठीक है। अब ये वैल्यूएशन रेशियो मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि 1 रुपए का स्टॉक ये सस्ता है और 10,000 का स्टॉक ये महंगा है, ठीक है। तो वो अपने को स्टॉक प्राइस को, किसी भी स्टॉक को उसके प्राइस के हिसाब से जज नहीं करना है। हमें किसी भी स्टॉक को या कंपनी को उसके वैल्यूएशन के हिसाब से जज करना चाहिए। बंद करून टाकलं और यही चीज आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आणि देत नसतं फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पण तो ते पोलीस याच्यात बसत ना चलिए देखते हे हैं, लोक स्वभाव पाहतात ओळख नसते या लोकांनी ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो फेस वैल्यू कुंभर रहती जो फेस वैल्यू रहती है वो किसी भी कंपनी की, देखिए पहले तो ये ढूंढना कहाँ पे है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं stockitch.com ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी स्टॉक को ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्स फुटवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे आने का है और यहाँ पे फंडामेंटल के अंदर जाना है आपको। जैसे ही आप फंडामेंटल के ऊपर क्लिक करते हो, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक फेस वैल्यू दिखती है, ठीक है। तो रिलैक्सो की फेस वैल्यू ये 1 है, ठीक है। तो एक्चुअली ये फेस वैल्यू क्या होती है और इससे हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उसका फंडामेंटल चेक करना ज़रूरी होता है ना। लेकिन जो फेस वैल्यू है वो कंपनी का फंडामेंटल नहीं बताती है, ठीक है। कंपनी अच्छी है या कंपनी बुरी है, यह हमें फेस वैल्यू से नहीं पता चलता है। तो एक्चुअली ये फेस वैल्यू का यूज़ कहाँ पे होता है? ये फेस वैल्यू यूज़ होती है हम जब कॉरपोरेट एक्शन लेते हैं, तभी ये फेस वैल्यू का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अगर किसी स्टॉक के अंदर अगर हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, या बोनस इशू करते हैं या डिविडेंड पे करते हैं, तो उस केस के अंदर ही हम फेस वैल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक के फंडामेंटल चेक करने के लिए हमको फेस वैल्यू देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, वो कंपनी सिर्फ 4 फेस वैल्यू सिलेक्ट कर सकती है। कैसे? एक तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रह सकती है, या 2 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या 10 हो सकती है, ठीक है। ये 4 को छोड़ के कंपनी की फेस वैल्यू कोई भी 5वां नंबर नहीं हो सकता, है ना।
अब मान लेते हैं किसी कंपनी का फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है। सपोज एबीसी कंपनी है जिसका फेस वैल्यू है 10, और जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, उसका फेस वैल्यू है 1। तो क्या एबीसी कंपनी रिलायंस कंपनी से अच्छी हो गई? तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फेस वैल्यू क्योंकि हमें फंडामेंटल नहीं बताता है, तो हमें डिसीजन नहीं लेना है फेस वैल्यू को देखकर, ठीक है। अब फेस वैल्यू को डिटेल में क्या यूज होता है कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर, हम लोग समझने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए सेकंड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू है, लेकिन बुक वैल्यू से भी पहले मैं आपको मार्केट वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। तो 3 तरह की वैल्यूज रहती है। एक तो हो गया फेस वैल्यू जिसको हम एफवी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रहता है मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो हम अभी देखने वाले हैं। और तीसरा रहता है बुक वैल्यू, ठीक है। तो जो मार्केट वैल्यू होती है, अब मार्केट वैल्यू क्या होती है, आप ये जो स्टॉक का प्राइस देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टॉक का एक प्राइस है, जैसे यहाँ पे 828 रुपये, तो यही स्टॉक की मार्केट वैल्यू है, ठीक है। जो भी स्टॉक का प्राइस रहेगा उसको ही हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। शुभम सर। हाँ सर, बोलिए। शुभम सर, हाँ सर। वीडियो दिख रही नहीं, वीडियो दिख रहा नहीं। जस्ट अ सेकंड। ओनली अच्छा, स्पीकिंग हो रही। अब दिख रहा है सर? हाँ अभी दिख रहा है। ओके, सॉरी, मैं वो वीडियो बीच में से बंद हो गया था। वही बात पूछ। ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 3 तरह के वैल्यूज रहते हैं। एक रहता है फेस वैल्यू, ठीक है। दूसरा रहता है मार्केट वैल्यू, और तीसरा रहता है बुक वैल्यू, ठीक है। जिसके अंदर से जो फेस वैल्यू है वो हम यूज़ करते हैं जब हमको कॉर्पोरेट एक्शन करनी रहती है। अब कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि क्या, सपोज किसी कंपनी के अंदर बोनस इश्यू हो गया, या फिर स्प्लिट अनाउंस हो गया, ये कंपनी के अंदर डिविडेंड अनाउंस हो गया, ठीक है। उस केस के अंदर हम फेस वैल्यू का यूज़ करते हैं। इस फेस वैल्यू से आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल नहीं पता चलता है, ठीक है। तो अगर कंपनी की किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 भी रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो इस फेस वैल्यू का असली यूज जो बड़े बड़े ये बैंकर्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको ये सारे एक्शन के अंदर कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसको अभी हम साइड में हटाते हैं, क्योंकि इसका अभी अपने को काम नहीं है। अपने को काम किसका है अभी, वो है मार्केट वैल्यू का, एमवी, और बुक वैल्यू का, ठीक है। जिसके अंदर जो मार्केट वैल्यू है वो रहती है स्टॉक की प्राइस। जो स्टॉक है उसका जो मार्केट में रेट शुरू है उसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेट भी देखना ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे रिलैक्सो फुटवेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो है 828 रुपये। ये हो गया इस स्टॉक का मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है कि बुक वैल्यू क्या होती है। हम्म तो हम उसके ऊपर चलते हैं। अब आप बुक वैल्यू के कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं इसको थोड़ा सा लंबा खींचने वाला हूँ, क्योंकि बुक वैल्यू अगर आपको एक बार समझ गया तो आप बहुत ही सस्ते स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू क्या होता है किसी भी स्टॉक के लिए, जैसे कि इसका नाम बताता है कि बुक वैल्यू यानी कि ये ऐसी वैल्यू रहती है जो सीए के, जो सीए रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी बुक्स के अंदर रहती है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, लेकिन कंपनी जो है उसका टोटल जो एसेट है, मतलब कंपनी का जो प्रॉपर्टी है सब कुछ मिला लिया, जितने उसके पास लोन है ये सबको मिला लिया, तो उसकी बुक वैल्यू है 90 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो 90 रुपये है, लेकिन मार्केट के अंदर जो स्टॉक का प्राइस शुरू है वो 100 रुपये का स्टार्ट है, ठीक है। इसको और डिटेल में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एबीसी कंपनी है, ठीक है। या फिर रिलायंस लीजिए, रिलायंस कंपनी है। अगर कल जाकर रिलायंस कंपनी डूब जाती है, ठीक है, लिटरली ये कंपनी डूब जाती है, फ्रॉड कर लेती है और डूब जाती है, तो क्या होगा सबसे पहले,
तो इस कंपनी के जितने भी एसेट्स है, ठीक है, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं, इस कंपनी के जितने भी एसेट्स है, ठीक है। अब एसेट क्या होता है? एसेट ऐसी हर चीज रहती है जहां से कंपनी पैसे कमाती थी। जैसे कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन्स हो गई, उसकी फैक्ट्री हो गई, उसकी जमीन जायदाद, ठीक है, उसकी बिल्डिंग, ये सब उसके एसेट हो गए। तो क्या होगा, यहाँ पे कंपनी उसके सारे के सारे एसेट को बेच देंगी, ठीक है। अब वो एसेट को बेचने के बाद कंपनी के पास क्या आएगा? तो कंपनी के पास आएगा बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा आएगा, ठीक है। अब वो पैसे से वो कंपनी क्या करेगी? जैसे ही उसके पास पैसा आता है, वो कंपनी उस पैसे से अपने जितने भी लोन हैं, ठीक है, वो सभी लोन चुका देंगी। यानी कि जितने भी बैंक वाले हैं जहाँ से उसने लोन लिया, वो सभी लोन उसको चुका देंगे इस पैसे का यूज़ करके, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार लोन खत्म हो गया, तो फिर जो अमाउंट बचती है, वो अमाउंट आती है उसके शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर के पास, ठीक है। अब वो शेयर होल्डर कौन है? तो अपन है, ठीक है। तो अब आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि स्टॉक प्राइस अभी 100 रुपए का है, ठीक है। कोई कंपनी 100 करोड़ की है। अब उसने अपना एसेट बेचा, ठीक है, उसके बाद उससे पैसे आए, वो पैसे से लोन चुका लिया, और वो लोन को चुकाने के बाद जो कुछ भी अमाउंट आया, वो स्टॉक ये इन्वेस्टर को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को सिर्फ 50 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 50 रुपीज है, यही होता है उसका बुक वैल्यू, ठीक है। यानी कि कंपनी के डूबने के बाद एक इन्वेस्टर को कितने पैसे मिल सकते हैं उस कंपनी के अंदर से, उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ उस शेयर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या शुरू है? तो 828 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इस कंपनी की बुक वैल्यू क्या स्टार्ट है? तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू पर शेयर है, वो शुरू है अभी 70 रुपये। यानी कि अगर कल जाकर रिलैक्सो फुटवेयर ये कंपनी डूब जाती है, तो अगर हमने आज 800 रुपये इन्वेस्ट किए, तो हमको सिर्फ 70 रुपये मिलने वाले हैं उस कंपनी की तरफ से। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझ आया सर? मैं एग्जांपल लेता हूँ आगे, लेकिन इतना समझ आया जो मैंने बताया? हाँ, समझ में आया। अच्छा, तो अब इससे थोड़ा सा एक्सपांड करके हम अंदर चलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कंपनी है जो आपको 100 रुपये का स्टॉक बेच रही है, ठीक है, लेकिन उस कंपनी के डूबने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये मिलने वाले हैं, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस। लॉस होगा, है ना। तो आपको कैसी कंपनी ढूंढनी चाहिए? आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जहाँ पे उसका जो स्टॉक प्राइस है, वो तो 100 रुपये रहे, लेकिन उसका जो बुक वैल्यू है, हाँ, वो रहे 200 रुपये। यानी कि हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढना चाहिए जिसका मार्केट वैल्यू ये बुक वैल्यू से कम रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर कल को ये कंपनी डूब जाती है, ठीक है, तो हमको 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद भी 200 रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। यही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन को क्या बोलते हैं? तो देखिए, वही अपन ने यहाँ पे लिखा है। अब बुक वैल्यू से कैसे आपको करना फेस है, वैल्यू। देखिए, यहाँ पे 3 सिचुएशन आती है। नंबर 1 सिचुएशन क्या आती है कि कोई कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू ये बुक वैल्यू के एकदम बराबर है, ठीक है। कोई स्टॉक 100 रुपये का स्टार्ट है और उसका बुक वैल्यू भी 100 रुपये का है। ऐसी कंपनी हो गई। अपने को ऐसी कंपनी से अभी फिलहाल काम नहीं है, ठीक है। जो दूसरी कंपनी आती है, वो आती है कि उसका मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि कंपनी की वैल्यू पहले से ज़्यादा है, उसके स्टॉक प्राइस की वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब वो थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, ठीक है। अब आती है तीसरी सिचुएशन जहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है। और ये जो सिचुएशन है तीसरे नंबर की, इसको ही हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट।
अब इसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक 200 रुपये का हो सकता था, आपने उसको 100 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, इसलिए इसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि इतना तो कंपलसरी है कि ये 100 रुपये का स्टॉक 200 रुपये तक जा सकता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। और ये जो सेकंड वाली सिचुएशन है, यहाँ पे क्योंकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से, इसका मतलब क्या है, किसी कंपनी का जो प्राइस है वो कम है, एक्चुअल में कंपनी की वैल्यू कम है, लेकिन फिर भी मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब वो मार्केट सोच रहा है कि उस कंपनी की वैल्यू फ्यूचर में जाकर बढ़ सकती है, ठीक है। ये दो अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं IRFC, यानी कि इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। अगर आप इसका एक मतलब 6 महीने पहले का प्राइस देखेंगे, ठीक है, तो ये स्टॉक 22 रुपये के आसपास घूम रहा था, 22 या 23 रुपये के आसपास, ठीक है, आज से 1 साल पहले। उस टाइम पे इसका जो बुक वैल्यू था, इसका बुक वैल्यू जो था वो था 33 रुपये, ठीक है। अब बुक वैल्यू मैं आपका इसका दिखा देता हूँ। तो देखिए, जब ये कंपनी का स्टॉक 22 रुपये के आसपास घूम रहा था, तब इसका बुक वैल्यू 33 रुपये था। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने इसका 22 रुपये का स्टॉक खरीदा है, उसको इतना तो श्योर गारंटी है कि ये स्टॉक 33 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने वैल्यू इन्वेस्टिंग की है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। और जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, जो यानी कि वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, राकेश झुनझुनवाला, ये सब क्या करते हैं, ये ऐसी ही कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का मौका मिले, जिनकी बुक वैल्यू ये एक्चुअली मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, ताकि उनको फ्यूचर में जाकर एटलीस्ट लॉस तो ना हो, ठीक है। तो ये वाला सर आपको समझ आया? कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? अच्छा, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक वैल्यू से जस्ट थोड़ा सा नीचे है प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। अब ये प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, ये एक रेशो है, ठीक है। तो अपन इसका यूज़ करके ऐसे स्टॉक को ढूंढ सकते हैं जिसकी एक्चुअल में बुक वैल्यू ज़्यादा है। वो कैसे? देखिए, ये क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्राइस है, ये बताता है मार्केट वैल्यू को, ठीक है। अगर सपोज ये मार्केट वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, और बुक वैल्यू है 200 रुपये, तो इसका जो रेशो आएगा ये हमेशा 1 से कम आएगा, ठीक है। तो जिस भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो ये 1 से नीचे है, ठीक है, वो सभी स्टॉक का बुक वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है। जिस भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये 1 से नीचे है, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसको ढूंढने का सिंपल तरीका क्या है, आप किसी भी स्टॉक वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन हो। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर आया टिकटे पे, मैं आपको एक बार करके बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप। आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना है जिसकी बुक वैल्यू ये उसके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल्टर ऐड करूँगा, और फिल्टर में वैल्यूएशन रेशोज, ठीक है। देखिए, वैल्यूएशन रेशो के अंदर मैं यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो ऐड करता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है, ठीक है, पीवी रेशो, इसको मैंने ऐड किया और मैं कर देता हूँ इसको डन। मिड कैप और लार्ज कैप सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ इसको डन।
ओके, तो ये हो गया डन। अब यहाँ पे जो भी स्टॉक आप देख रहे हैं, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है, अपन यहाँ पे सर्च करते हैं 0 से लेकर लो। ठीक है, ठीक है, डन। तो देखिए यहाँ पे मेरे सामने 7 ऐसे स्टॉक आए जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये 1 से कम है। ठीक है, ऐसे स्टॉक है जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये 1 से कम है। हाँ, तो ये सभी स्टॉक क्या है, ये सभी स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। मतलब इनकी जो असली वैल्यू है ये तो ज़्यादा है, लेकिन इसको मार्केट ने अभी उतना ऊपर लेके नहीं गया इसके स्टॉक की वैल्यू को। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इनमें से किसी स्टॉक के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं, यही इसका मतलब होता है। सर, अभी तक मैंने जो भी बताया क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है? किसी चीज़ को रिपीट करना है? नहीं बराबर है। ठीक है, तो बाकी लोग पूछ लो। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकता है, या तो फिर चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अब जिस तरह से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो रहता है, वैसे ही वैल्यूएशन निकालने के लिए बहुत सारे रेशियो रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक रेशियो है पी रेशियो। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी का पी रेशियो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा चीप है। तो एक्चुअली ये पी रेशियो क्या रहता है, और एक्चुअली इसको आपको समझना कैसे चाहिए। ठीक है, तो देखिए पी रेशियो क्या रहता है। सबसे पहले रेशियो क्या रहता है, तो रेशियो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है, यानी कि ऊपर कुछ रहेगा और उसके नीचे कुछ रहेगा। ठीक है, तो सपोज हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो पी रेशियो के अंदर क्या रहता है, ऊपर रहती है स्टॉक की प्राइस। सपोज स्टॉक की प्राइस 10 है। ठीक है, और नीचे जो अर्निंग रहती है कंपनी की, अर्निंग यानी कि कंपनी कितना कमाई कर रही है। ठीक है, वो रहता है नीचे। सपोज कंपनी हर स्टॉक के ऊपर 10 रुपए की कमाई कर रही है, तो कंपनी का पी रेशियो कितना हुआ, वो हुआ 10 का। ठीक है, तो हमको इसके हिसाब से स्टॉक को कैसे जज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी स्टॉक का पी रेशियो ये उसके मार्केट मतलब सेक्टर के पी रेशियो से कम है, तो वो अंडर वैल्यूड है कंपनी। ठीक है, जैसे ये वाली कंडीशन लीजिए, लो पी वाली। ठीक है, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 10 का है, लेकिन उसका जो मार्केट का पी रेशियो है वो मार्केट के पूरे सेक्टर का एवरेज पी रेशियो ये 50 का है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो कंपनी है 10 पी रेशियो वाली ये सस्ती है। ठीक है, तो आपको ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका पी रेशियो अपने मार्केट के पी रेशियो से सस्ता है। अब ये ढूंढेंगे कैसे आप, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 कंपनीज बता देता हूँ। जैसे एक आती है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस, ठीक है, ये गोल्ड लोन वाली कंपनी है जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। अभी आप इसकी भी प्राइस अभी देख लीजिए, अभी इसकी प्राइस कितनी शुरू है, तो 115 रुपये शुरू है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और क्योंकि ये कंपनी भी गोल्ड के अंदर ही काम करती है, तो बहुत ही जल्दी 115 रुपये का शेयर 140-150 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, तो आप अगले 1 से 2 महीने में देखेंगे कि ये स्टॉक ज़रूर 150 रुपये को टच करेगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये दिखा रहा था, देखिए ये 2 लाइन के ऊपर फोकस करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी का पी रेशियो कितना है, 8 का है। ठीक है, और इंडस्ट्री इंडस्ट्री का पी यानी कि इसके सेक्टर की बाकी कंपनीज का पी रेशियो कितना है, तो 33 का है। ठीक है, यानी कि ये जो मनप्पुरम फाइनेंस है
कि आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन कंपनी का पी रेशियो सस्ता होता है, कम होता है, वो अपने इंडस्ट्री के पी रेशियो के पास जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर इसका पी रेशियो 8 है और ये बढ़ने वाला है, तो क्या होगा? एक तो इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है, या तो फिर इसकी अर्निंग जो है वो गिर सकती है, या तो फिर इसका प्राइस और अर्निंग दोनों बढ़ सकता है। ठीक है, ये तीन ही सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो एक सिनेरियो है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो यहाँ पे अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, अगर अर्निंग बढ़ती है तो इसका प्राइस जो है वो भी बढ़ने वाला है। इसका मतलब ये कंपनी आगे जाके बहुत ऊपर जाने वाली, कम से कम 20 से 30% की रिटर्न आपको इससे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पी रेशो। ये तो हो गया ये बात कि भाई एक कंपनी का पी रेशियो ये उसके सेक्टर की पी से कम है। ठीक है, वैसे ही कुछ कंपनीज रहती है जिसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? सपोज एक कंपनी है जिसका पी रेशियो है 1000 का, और उसके सेक्टर का पी रेशियो है सिर्फ 100 का। ठीक है, तो ये वाली पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसलिए इस कंपनी के अंदर आपको पैसा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका इतना हाई पी रेशो है, इसलिए आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप चाहे तो अडानी कंपनी के कोई भी स्टॉक को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अडानी ग्रीन को चूज करता हूँ। ठीक है, अगर आप अडानी ग्रीन को चूज करते हैं और फंडामेंटल देखते हैं उसका जाकर, तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है? आपको यहाँ पे दिखेगा कि अडानी कंपनी का पी रेशो है 550 का। ठीक है, और उसका जो इंडस्ट्री का पी है वो सिर्फ 23 का है, यानी कि कंपनी का पी रेशियो ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो श्योर शॉट ये कंपनी नीचे गिरने वाली है। ठीक है, तो ये कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको और दूसरी तरीके से मैं क्या देख सकता हूँ, अभी हमने देखा था बुक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बुक वैल्यू यानी कि अगर कंपनी डूब जाती है तो इन्वेस्टर को कितने पैसे मिलेंगे। तो अभी इसका प्राइस देखिए आप, इस कंपनी का प्राइस है अभी 1855 रुपये का। ठीक है, अडानी ग्रीन कंपनी का प्राइस है 1855 रुपये का, ये हो गया इसका मार्केट वैल्यू। लेकिन इसका बुक वैल्यू कितना है? तो सिर्फ 42 रुपये का, 42 रुपीज़ का। जिसका मतलब क्या है, अगर ये स्टॉक को आपने 1900 रुपये के अंदर खरीदा, ठीक है, और ये कंपनी डूब जाती है, तो आपको सिर्फ 42 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, मतलब बचे वाले 1800 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कंपनी महंगी है और आपको इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अब अगर स्टार्टिंग के अंदर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग के अंदर एक पॉइंट था ये वाला, और ये मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब एक तरफ मैं कहता हूँ कि जो पी रेशो है ये इम्पोर्टेंट है, और इससे आपको कंपनी की वैल्यूएशन पता चलती है कि कंपनी सस्ती है या महंगी है ना। और दूसरी तरफ मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है, जिसका मतलब ये है कि कभी भी पी रेशो के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करना। ठीक है, तो ये दोनों कुछ अपोजिट नहीं हो जाता है। तो इसी का जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसका बोलने का मतलब क्या है कि पी रेशो के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स है, यानी कि बहुत सारे रेशोज है। ठीक है, आपको किसी भी एक रेशो को देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत सारी कंपनी, मतलब बहुत सारे रेशो मिलके अगर एक ही चीज़ बता रहे कि कंपनी सस्ती है, तो ये आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं लेता हूँ आईटी कंपनीज, ठीक है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज लेता हूँ, तो आपको दिखेगा कि आईटी कंपनीज के अंदर जो पी रेशो है ये हमेशा बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 का पी रेशो दिख सकता है, 500 का पी रेशो दिख सकता है ना। तो आईटी कंपनी का पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई रहता है हमेशा। हाँ, तो आप आईटी कंपनी के पी रेशो को
किसी भी बैंकिंग कंपनी के पी रेशियो से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बैंक का पी रेशियो रहता है मुश्किल से 30-40, बस इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बोलता है कि कभी भी पी रेशियो के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि पी रेशियो की एक लिमिटेशन क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी का पी रेशियो चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसी सेक्टर के दूसरी कंपनीज के साथ उसका पी रेशियो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मनप्पुरम फाइनेंस का पी रेशियो देखता हूँ, ठीक है, मनप्पुरम फाइनेंस का पी रेशियो देखता हूँ, तो मैं इसके साथ एशियन पेंट का पी रेशियो नहीं देखूंगा, ठीक है, क्योंकि एशियन पेंट जो है ये पेंट बिजनेस में काम करती है और वहीं पे मनप्पुरम फाइनेंस ये गोल्ड लोन बांटता है, मतलब फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है। तो मनप्पुरम के लिए मुझे मुथूट फाइनेंस देखना पड़ेगा और एशियन पेंट के लिए मेरे को बर्जर पेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इसके लिए। जैसे कि अपन ने मनप्पुरम फाइनेंस का देखा अभी 8 का पी रेशियो है, ठीक है, अगर मैं आपको एशियन पेंट का पी रेशियो दिखाऊं तो वो करीबन 100 के आसपास शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे पी रेशियो आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा सेम सेक्टर वाले स्टॉक के ही पी रेशियो देखने हैं, ठीक है, आपको कभी भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के पी रेशियो को कंपेयर नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे एशियन पेंट का पी रेशियो कितना है, 71 का है, और अपना मनप्पुरम का पी रेशियो 8 का था, तो क्या मनप्पुरम फाइनेंस एशियन पेंट से ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी? तो नहीं, हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मनप्पुरम का काम दूसरा है, उसकी कमाई दूसरी तरीके से होती है ना, और एशियन पेंट का काम दूसरा है, उसकी कमाई दूसरी तरीके से होती है। तो हमको अगर एशियन पेंट को कंपेयर करना है तो हमको सबसे पहले तो उसकी इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का पी 66 का है और इसका 71 का है, यानी कि ये कंपनी थोड़ी सी महंगी है इसके इंडस्ट्री से, ठीक है। और वही अपने को इसके दूसरे कंपेटिटर्स से कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि बर्जर पेंट। अगर मैं आपको बर्जर पेंट का पी रेशियो बताऊँ अभी, तो वो 57 के आसपास का है, 57 के आसपास। तो क्या हुआ, बर्जर पेंट और एशियन पेंट में से अच्छा स्टॉक कौन सा हुआ इस वक्त? तो वो हुआ बर्जर पेंट। क्यों? क्योंकि उसका पी रेशियो ये एशियन पेंट से कम है। ये देखिए, जो बर्जर पेंट है इसका पी रेशियो अभी 56 का है, ठीक है, लेकिन जो एशियन पेंट था उसका 71 का था, यानी कि ये सस्ता है ना। तो ये कंपनी अभी कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या है कि इसका जो पी रेशियो है ये 56 का है, लेकिन इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो 66 का है, यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री से भी सस्ती मिल रही है। तो इसलिए आपको बर्जर पेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप वैल्यूएशन रेशियोज को पढ़ते हैं। क्या आप में से किसी को भी अभी तक जो मैंने बताया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है? कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो सर। सर कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? हाँ सर, कर सकते हैं। दिनेश सर, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर जी मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्वेरी है। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में आवाज आ रही हाँ है? आ रही है, आ रही है, बोलिए। जी जी जी। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा प्रेडिक्ट करना? सर एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट को समझना पड़ेगा कि किसी भी नहीं, बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है,
लेकिन जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कैसा जानना चाहिए? वो तो सर आपको बस एक ही चीज़ फैक्टर नहीं करती कि प्राइस एक्शन कैसे चालू है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह का है। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात लें, ठीक है, आज मार्केट नीचे गिरा, ये यहाँ पे एकदम नीचे गिरा, ठीक है, हम इसके ऊपर कल ही बात कर रहे थे। तो क्या होता है यहाँ पे कि पहली चीज़ तो यहाँ पे फरवरी का बजट आ रहा है 1 फरवरी को, ठीक है, ये चीज़ है फैक्टर इन। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी ऑब्वियसली बढ़ने वाली है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, आज के मोमेंट का वो एक फैक्टर हुआ। सेकंड फैक्टर क्या हुआ कि आज है वेनसडे, वेनसडे यानी कि बुधवार है आज, ठीक है, और कल है एक्सपायरी, वो भी मंथली एक्सपायरी है, कल 26 तारीख है और कल गुरुवार है, थर्सडे, तो कल एक मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के अंदर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो लोगों की पोजीशन काटने के लिए होता है। पोजीशन काटना यानी कि क्या होता है, अभी आप अगर देख रहे होंगे तो मैं आपको बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी के अंदर बताता हूँ, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी ओपन है, देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ 1 डे का चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कल ना निफ्टी जो था ये 18,000 के ऊपर था, ठीक है, लेकिन आज के दिन ये 18,000 को नीचे तोड़कर 18,890 के ऊपर आ गया, 17,890 पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कल होने वाली है मंथली एक्सपायरी, और जितने भी कॉल राइटर्स है, ठीक है, इन सबको काटना है जिन लोगों ने भी पुट को सेल किया है 18,000 के लेवल पे, ठीक है, जिन लोगों ने भी 18,000 के लेवल के ऊपर पुट को सेल नहीं समझ में आया सर जी। अच्छा, तो इसके लिए ऑप्शन जो रहता है ना, ऑप्शन के अंदर एक रहता है बाइंग, एक रहती है सेलिंग, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात क्या होती है, स्टॉक मार्केट में वही जीतता है जिसके पास पैसा ज़्यादा रहता है ना, ट्रेडिंग के अंदर जनरली। तो हो सकता है कि 18,000 के लेवल के ऊपर कुछ लोगों ने कॉल बेची हो और कुछ लोगों ने पुट बेची हो, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि मंथली एक्सपायरी के एंडिंग के अंदर जो निफ्टी है ये 18,000 के ऊपर रहेगा, और कुछ लोग बोल रहे थे ये 18,000 के नीचे रहेगा, है ना। तो क्या हुआ अभी एक दिन पहले, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, तो क्या हो सकता है कि 18,000 के लेवल के ऊपर जो ये सीई बेचने वाले लोग हैं जिन्होंने बोला कि ये ऊपर है, ऊपर रहना चाहिए 18,000 के ऊपर, उनको फंसाने के लिए जितने भी पुट सेलर है, ठीक है, हाँ, इन्होंने यहाँ पे मार्केट को नीचे गिराया बहुत ही जोर से। इससे क्या होगा, जिन लोगों पुट सेलर ने, नहीं सॉरी कॉल सेलर, हेलो, हाँ, जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल सेल किया है 18,000 के लेवल पे, इन्होंने आज मार्केट को नीचे गिराया, ठीक है, ताकि ये जितने भी पुट सेलर थे ये एकदम से लॉस में आ जाए मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कल हो सकता है कि ये लोग जो है कॉल सेलर जो आज थे ये अचानक से मार्केट को रिपीट ऊपर बढ़वा ले और ठीक 18,040-50 के पास क्लोजिंग दे दे, ठीक है, मार्केट को, निफ्टी को। उसके वजह से क्या होगा, जो पुट सेलर थे वो आज गायब हो गए, और जिन लोगों ने आज 18,000 की कॉल सेल की है वो सब कल गायब हो जाएंगे, यानी कि आखिर में पैसा कुछ ही लोगों के पास जाएगा, है ना। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म में ये सब पोजीशन का खेल होता है, तो ये सब जानने के लिए आपको ऑप्शन चेन को स्टडी करना पड़ता अच्छा, ये तो हुआ समझो अभी जो आपने मुझे बता, हेलो, बोलिए, हाँ हेलो, बोलिए, हाँ सर, हेलो, हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। सर जी अभी आपने जो कुछ भी सिखाया ये तो हिस्ट्री समझ में आती है, लेकिन जो फ्राइडे का सेशन होने वाला है उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या? वो एक्चुअली एक नई एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएंगी वहां से, है ना। नहीं, प्रेडिक्शन अपने को, मतलब सिर्फ प्रेडिक्शन जानना है कि फ्राइडे को क्या हो सकता है।
आपके नॉलेज के मतलब आप जो डेटा एनालिसिस करते हैं या जो कुछ भी आपका स्टडी होगा, उससे आपको क्या लगता है कि फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है? सर अगर मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम्म। आप हर रोज ट्रेडिंग करें। ठीक है, आपको ट्रेड कर नहीं सही बात है ना, सही नहीं 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 नहीं, जस्ट 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 एक एजुकेशनल के हाँ लिए हाँ है। मैं बता रहा हूँ आगे। अब ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी की हर एक की सक्सेस होगी ये इतना श्योरिटी है मुझे भी। बराबर सर जी, लेकिन सिर्फ अपने एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एक बातचीत चल रहा है कि फ्राइडे के दिन आपको क्या लगता है कि मार्केट कैसा बिहेवियर करेगा? हाँ, तो मैं एक्चुअली कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अभी अपन जी हर रोज करना जरूरी नहीं है, लेकिन अब अपने को क्या करना है नहीं नहीं नहीं, अरे फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है मुझे भी, लेकिन जस्ट एक ये चल रहा है, अपना डिस्कशन चल नहीं रहा है। नहीं मैं बता ही रहा हूँ आगे। वो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जी मैं स्टार्ट करने वाला था। हाँ, ओके तो क्या है यहाँ पे, अगर मैं वन डे के कैंडलस्टिक के अंदर देखूँ, ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा मेरे को टारगेट अभी दिखाई दे रहा है वो वन डे के कैंडलस्टिक के अंदर है। जैसे ये 17,800 के लेवल को ब्रेक करता है निफ्टी, ठीक है, पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करता हूँ अभी, तो ये सीधा 17,400 तक जी टच कर सकता है। ठीक है, ये वन राइट डे के कैंडलस्टिक के अंदर है। और सेकंड हो जाता है जैसे ही ये यस अठारह यस। हजार 18,250 के लेवल को ये करता है, ओवरटेक करता है। नहीं नहीं वैसा नहीं सर जी, नहीं ये हाई लो तो हो गया, ये बात समझ में आ गई, लेकिन आप जो अभी जो आपने जैसा डेटा रीड किया, जैसा आईआरएफसी का या फिर जो कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड स्टॉक्स, वैसे इसका डेटा रीड करके आपको क्या प्रेडिक्ट लग रहा है सर? यानी कि चार्ट के ऊपर नहीं, सिर्फ डेटा के ऊपर बोल रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, डेटा डेटा एनालिसिस पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो जस्ट वेट। उसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ओके अगर मैं निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन देखने जाता हूँ यहाँ पे, लोड हो रहा है। अगर आपको कुछ भी प्रेडिक्ट करना है सर, तो आपको 3-4 फैक्टर ज्वाइन करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि सेलर्स और बायर्स का क्या होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से कल 18,000 के ऊपर क्लोजिंग होगी। ठीक है, सेकंड चीज़, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अगले मतलब मतलब फ्राइडे के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग होगी। फ्राइडे के दिन नीचे आ सकता है, लेकिन थर्सडे के दिन यानी कि कल के दिन ये मार्केट ऊपर भाग सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कॉल राइटर हाँ तो फ्राइडे है ना, कल तो मार्केट बंद है अभी। नहीं नहीं, आज बुधवार था ना। नहीं तो अभी थर्सडे को तो मार्केट बंद है ना। थर्सडे को मार्केट बंद है, 26 जनवरी। ओके कल ओके 26 ओके जनवरी ओके। में सर। 26 जनवरी कल। अच्छा, तो मे बी फिर आज ऐसा हुआ होगा कि आज ही मंथली एक्सपायरी थी, 24 तारीख की, राइट राइट है राइट ना। राइट। तो इसीलिए फिर जी ये मार्केट ने क्या किया, जो फूड सेलर थे ना उनको फंसाया फिर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो मार्केट ने क्या किया उससे कोई इशू नहीं, फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। हाँ हाँ मैं वो देखता हूँ, 2 सेकंड। अब बात आती है फ्राइडे की ना, तो देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी देखना पड़ेगा सर। नहीं ये वीकली एक्सपायरी देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1 फरवरी को हाँ बजट राइट आने राइट, वाला है ना। नेक्स्ट अभी आज ये वाला वीकली नहीं, नेक्स्ट वीकली। हाँ 2 तारीख का ना। हाँ राइट हाँ राइट। हाँ, तो देखिए सर मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मार्केट ना 18,200 के ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, पहली चीज। अभी तो 17,900 के नीचे है ना हाँ मार्केट। हाँ, तो यहाँ पे 17,900 के आसपास है मार्केट, है ना। तो एक तो हो गया कि 18,200। नहीं फ्राइडे के दिन मार्केट कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है? हाँ मैं बता रहा हूँ सर, 2 मिनट। यहाँ पे 18,200 की जो वैल्यू है, यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा कॉल राइडिंग वही साइड पे हुई है। ठीक है, 2 तारीख के लिए। ओके सेकंड चीज़, 18,000 के ऊपर एक सपोर्ट दिखा है। हालांकि मार्केट आज नीचे गिरा है,
लेकिन 18,000 के ऊपर एक सपोर्ट दिखा है जहाँ पे कॉल पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कि Right. मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, और अगर गलती से मार्केट के अंदर जब बजट के अंदर कुछ अच्छा आ जाए, ठीक है, तो मार्केट फिर से 18,500 को भी टच करता हुआ आपको दिखे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ तो कुछ ऐसा बड़ा दिख नहीं रहा है। तो ऐसा निगेटिव न्यूज भी नहीं है मार्केट तो में। मेरे ख्याल से तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली। नहीं, लेकिन आज का पैनिक देखकर फ्राइडे के दिन ऊपर जा सकता है मार्केट। बिल्कुल जा सकता है। उल्टा आज का पैनिक देख के तो मतलब 95% कंफर्म हो सकता है कि फ्राइडे को ऊपर जा सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट 2-2.5% यानी कि 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, तब मार्केट ये करता है, जिन्होंने आज सेलिंग किया है, शॉर्ट पोजीशन ली है, वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई है, और इसके लिए मार्केट नहीं, अभी जो शॉर्ट पोजीशन लिया है, जो कुछ भी एक डेटा बना है, वो तो एक्चुअली जीरो हो चुका है, मतलब जिसका उसका स्क्वायर हो चुका है सबका पोजीशंस। फ्राइडे के लिए न्यू पोजीशंस ओपन हो जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर्स की बात कर रहा था। फ्यूचर्स के अंदर जो भी अच्छा, हाँ, तो शॉर्ट पोजीशन हम फ्यूचर के अंदर लेते हैं, है ना। यहाँ पे ऑप्शन का तो आज हो गया खत्म, लेकिन लोगों ने यहाँ पे अगले मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था आज, ठीक है। अगर आप इसका आज का भी देखेंगे तो अगले मंथ के लिए हम फ्यूचर का भी ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं आज। सर जी, अभी जैसा अपन वीकली ऑप्शन चेन देखते हैं, वैसा मंथली ऑप्शन चेन एट अ टाइम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं क्या? वीकली देखते हैं, वैसे मंथली हाँ कर सकते निफ्टी हैं। या बैंक निफ्टी वीकली नहीं, हाँ मंथली ना, वीकली नहीं, हाँ मंथली मतलब पूरा डेटा मिक्स चाहिए उसमें। हाँ तो वैसे भी हम कर सकते हैं। कैसा सर जी वो? देखिए उसके लिए 4-5 फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपको पता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है, तो ये देखना है। सेकंड चीज़ आपको देखना है कि नियर बाय कोई चीज़ आ रही है, कोई जैसे अभी बजट आ रहा है ना, तो बजट रहता है अनप्रेडिक्टेबल। नहीं वैसा नहीं सर जी, मतलब जो आप स्क्रीन पर बताते हैं ना, डेटा कैसा रीड करना है और कहाँ रीड करना है, अच्छा वो देखना है सर जी। अच्छा, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसको आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है कॉन्सेप्ट करके, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। कॉन्टैप करके एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे है अवेलेबल। आप जाके ये कॉन्टैप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है जो पेड है। वेब पर नहीं होता है क्या वो? नहीं, एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये पेड है। नहीं, पीसी पर नहीं शो हो सकता है क्या? नहीं, पीसी के ऊपर मैंने कभी नहीं, पेड रहा भी तो दिक्कत नहीं, लेकिन पीसी पर शो नहीं होगा क्या? देखिए मैं ओपन करता हूँ। तो जब तक ये ओपन होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा था ना, तो अगले महीने के फ्यूचर्स के लिए आज सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों ने आज जो है यहाँ पे पोजीशन बनाई है अपनी फ्यूचर्स को लेकर। आइदर तो उन्होंने शॉर्ट किया होगा या लॉन्ग किया होगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आज मार्केट नीचे गिरा है, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है शॉर्ट भी किया हो मार्केट को। अच्छा नहीं सर, ये एक्चुअली आपको अपने फ़ोन के ऊपर ही दिखेगा। मंथली का क्या? नहीं मंथली का नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जो मैं आपको बता रहा था, इसको आपको अपने फ़ोन के ऊपर ही डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको वही से सब कुछ पता चलेगा। ओके, मतलब जो XYZ फरवरी सॉरी या फिर फरवरी जनवरी जो कुछ भी होगा, ओवरऑल जिधर भी पुट सेलर या कॉल सेलर बना है, पूरा मंथली का कैलकुलेशन वहां से होता है क्या? हाँ मतलब वीकली नहीं पूछ रहा हूँ सर नहीं, मैं मंथली की बात कर रहा था।
एक्चुअली जो जी जी जी, जो राइट। वीकली होते हैं ना, वीकली बहुत सी बार होते हैं छोटे छोटे ओपनिंग्स के लिए। फॉर एग्जांपल 100-200 पॉइंट की मूवमेंट हो गई, उसके लिए हम वीकली करते हैं प्रीफर, ठीक है। राइट राइट लेकिन जो राइट। बड़े रहते हैं मंथली जो मतलब कैसा, इन इन केस अगर फ्यूचर में मुझे पोजीशन बनाना है एक 1 मंथ के लिए होल्डिंग के लिए, तो वो मंथली डेटा बेस पर ही मुझे होल्ड कर सकता हूँ ना फ्यूचर? हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे ना सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर बनाना है ना, तब आप 100% हम्म सिर्फ डेटा के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा क्या है, डेटा 1 घंटे में घूम जाता है ना। डेटा राइट। को घूमने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगता है। तो 5 मिनट्स बहुत बहुत हो हो गए। गए। और इसी के लिए मैं स्टार्टिंग से ही बात बोल रहा था, आपको 5-6 पॉइंट को याद रखना है। पहला तो मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, दूसरा ये कि आसपास कोई बजट टाइप की चीज आ रही है जो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, जो मार्केट के सेंटीमेंट को ऊपर हम्म। नीचे कर सकती है, ठीक है। तीसरा, पेड की पेड की या किसी भी सेंट्रल बैंक की कोई मीटिंग आने वाली है क्या, ठीक है, क्योंकि किसी भी सेंट्रल बैंक की मीटिंग आने वाली है और जहाँ पे डेटा इशू है, वहाँ पे दुनिया में स्टॉक मार्केट गिरना तय है, ठीक है। चौथी चीज ये कि आपको इन्फ्लेशन का डेटा देखना है, कि जब भी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का इंडेक्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहाँ देखना है, वो कहाँ देखना हाँ, है? तो यहाँ पे हर महीने सीपीआई यानी? यहाँ पे हर महीने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का इंडेक्स आता है, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा आता है सरकार के तरफ से, है ना। तो ये ओके आपको न्यूज़ के ऊपर ओके। सर्च करके मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सीपीआई इंडेक्स देखोगे अभी, सीपीआई डेटा, तो रिसेंटली अगर कोई न्यूज़ आई होंगी, तो वहाँ पे आपको सीपीआई इंडेक्स दिख जाएगा। जैसे ये पिछले महीने आया था, इस महीने नहीं आया अभी तक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बता रहा है, आपको ऐसे इंडिया का देखना है। अगर आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन इंडिया में अभी ओके भी कम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो ओके। पांचवी चीज है आपको देखना है कि अपना मार्केट क्या है। आज जो हुआ, अभी मार्केट स्टार्ट है यूएसए का, अभी जब हम बात कर रहे हैं तब 7:30 बजे ऑन हो गया यूएसए का मार्केट, है ना। तो आपको यूएसए, यूरोप, हम्म। इसका मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, यूरोप का तो अभी क्लोज होने में आ गया, इनका मार्केट अच्छा परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया, इसके ऊपर नजर डालना है। अगर सपोज यूएसए के मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर ने खराब परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, ये 10-10% क्रैश किए हैं, तो इंडिया के अंदर भी डेफिनेटली आईटी सेक्टर 5% क्रैश होने वाला है, ठीक है। तो किसी भी एक फैक्टर को लेकर आप ऑप्शन में पोजीशन नहीं बना सकते, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, मैं फ्यूचर्स बायर और सेलर हूँ। अच्छा, तो उसके अंदर भी आपको ये सभी चीजों को देखना पड़ेगा। ओनली निफ्टी एंड नहीं, बाकी नहीं, ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हाँ, तो उसके अंदर भी आपको ये चीज तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी यही काम करता है, आपको प्रेडिक्ट ही करना है ना। तो आपको जितना ज्यादा डेटा अवेलेबल हो उतना अच्छा है आपके लिए, हम्म। अच्छा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है सर जी। अभी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, 1 मिनट है। 1 मिनट सर, जो कॉल आया मुझे। तो हम थे कि पी रेशियो और पीबी रेशियो का आज हमने देखा कि वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इससे हमें दो बात समझ आती है कि ऐसे कंपनी को चूज करो जिसका पी रेशियो उसकी इंडस्ट्री के पी से कम हो, ठीक है, ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या होती है कि उसका जो पीबी रेशियो है वो एक तो एक से कम हो, या तो फिर एक के बहुत ज़्यादा पास हो, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी ऐसे स्टॉक को मत खरीदो जिसका पीबी रेशियो जो है ये 20 के ऊपर हो, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक का पीबी रेशियो ये 20 के ऊपर है, तो उस स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे मैं आपको ढेरों एग्जांपल बता सकता हूँ जिन स्टॉक का पीबी रेशियो जो है वो 20 के ऊपर है, तो आपको वो खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो श्योर शॉट क्रैश करने वाले हैं। जैसे कि अभी मैं अडानी ग्रीन ही आपको बताया, ठीक है, कि अडानी ग्रीन, तो अगर अडानी ग्रीन का पीबी रेशियो ये 20 के ऊपर है, हाँ, तो वो कंपनी को छोड़ दो,
उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, यहाँ पे तो अभी क्या है कि अडानी ग्रीन जो है इसका पीवी रेशो 43 का है, जो कि हमारे 20 के नंबर से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अडानी ग्रीन को कभी मत खरीदो। ऐसी कोई भी और कंपनी है सर आपके ध्यान में जो आप चाहते हो कि मैं एनालाइज करूँ ये 3 फैक्टर के ऊपर जो अभी हमने सीखे? चाहे वो पेनी स्टॉक हो या कोई भी हो, आप मुझे बता सकते हैं, अपन चेक कर लेंगे। जैसे रैंडमली मैंने ये वाली कंपनी उठाई है, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है मुझे भी नहीं पता, मैंने सिर्फ टाइप किया और आ गया SDC टेक मीडिया। अब जैसे ये 10 रुपये का स्टॉक है, तो अब कल परसों के इसमें हमने कल ये देखा था कि आपको पेनी स्टॉक को खरीदना नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये स्टॉक को आप वैसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है। लेकिन फिर भी अगर आपको अंदर जाके सर्च करना है तो क्या करेंगे आप? तो आप अंदर आएंगे फंडामेंटल्स पे, आप देखेंगे कि इसका पी रेशो कितना है और पीबी रेशो कितना है। तो देखिए इसका जो पी रेशो है और पीबी रेशो है, ये इंडस्ट्री का पी है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ क्यों नहीं दिखा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर किसी भी कंपनी का पी रेशो ये नहीं दिखा रहा है तो वो हम कंसिडर करते हैं कि ज़ीरो है। ऐसा क्यों? अगर कोई भी कंपनी अर्निंग नहीं कर रही है, अगर वो लॉस कर रही है, ठीक है, किसी भी कंपनी का लॉस हो रहा है तो उस कंपनी का पी रेशो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे कि ये कंपनी है, ये कंपनी का यहाँ पे जो EPS है ये -2 है, ठीक है। इसीलिए इसका जो पी रेशो है ये हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये तो लॉस कर रही है, अर्निंग तो कर नहीं रही है जो हमें इसका अर्निंग मल्टीपल देखे, पी रेशो देखे, है ना। तो इसलिए आपको ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये लॉस कर रही है श्योर शॉट। तो हम यहाँ पे देखकर भी बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आपको बाकी स्टॉक को भी चेक कर सकते हैं पी रेशो और पीबी रेशो के ऊपर। अगर सर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी पूछ सकते हैं आप, नहीं तो फिर आज की हम मीटिंग एंड करते हैं और कल के लिए फिर हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर पूछ सकते हैं। सर जी मेरा मेरा क्वेश्चन पेंडिंग रहा ना सर। कौन सा? वही के जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी अब फ्राइडे के दिन कैसा ये कर सकता है? नहीं, मैंने बोला ना कि मेरे हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ये अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो वो जाने की कोशिश करेगा 18,000 के ऊपर, तो आप वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। कब? जब वो एक्चुअली में 18,000 का लेवल ब्रेक कर दे तो, ठीक है, तभी आप उसके अंदर लेवल बना सकते हैं पोजीशन। 18,000 अगर क्रॉस करता है, 18,000 अगर क्रॉस करता है तो 18,250 जा सकता है। उसके लिए आपको एसएल लेके चलना पड़ेगा, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, एसएल कोई दिक्कत नहीं। 2 सेकंड मैं आपको एग्जैक्ट फिगर लेके बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं 1 आवर का चार्ट लेता हूँ, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। राइट, हाँ। तो सर अगर सपोज दैट निफ्टी जो है ये 18,020 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 18,125-130 के आसपास। 100 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख सकती है, ठीक है। और अगर वो 130 से 140 को भी ब्रेक करता है तो फिर 250 की बात जा सकता है। सर जी एक लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि वन डे का आपने चार्ट लगाया है, इसमें वन डे चार्ट में कैसा डायग्राम क्रिएट कर रहा है निफ्टी? नहीं ये वन डे नहीं है, ये 1 आवर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या
अच्छा 1 आवर का है क्या? 1 डे कर लीजिए फिर सर जी। ओके। हाँ, ये जो अभी पिछला लो देखिए, सबसे फर्स्ट लो। ये वाला कि ये वाला? हाँ, कब का ये? नहीं नहीं, फर्स्ट लो इधर वाला। अभी हाँ, राइट। ये 23 तारीख का है, 1 महीने पहले का। हाँ, 23 तारीख से अब तक के ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है या डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है? मतलब ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 23 तारीख से आज तक का? सर एक्चुअली पैटर्न का नाम तो मे बी मुझे याद नहीं है। ओके, तो आपको क्या लगता है 23 तारीख से आज तक का डायग्राम देख के आपके आंखों के सामने कैसा इमेज आ रहा है? सर अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचूं ना, अगर आप फ्राइडे का ना पूछे, मुझे आज से 10 दिन बाद का पूछे, ठीक है, मैं थोड़ा सा लंबा ओके। सोचूं, तो मैं सोच सकता हूँ कि ये जो स्टॉक है, अगर ये 17,800 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो श्योर शॉट मुझे ये स्टॉक राइट। दिखता है 17,200 17,300 के पास, निफ्टी। नीचे आ सकता है, हाँ, राइट ना? 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। हाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, राइट ना? एक्चुअली मुझे पता नहीं है पैटर्न का नाम, ओके क्योंकि ओके। ट्रेडिंग के टाइम पे आपको क्या रहता है। अगर इन केस मार्केट 1700 के आसपास ही खुलता है फ्राइडे के दिन, 1700 के, तो आपका क्या प्रेडिक्शन है सर? 17,800। 17,800 के। सर मैं तो यहाँ पे हाँ, कोई 17,800 के आसपास ही। मैं तो यहाँ पे कोई पोजीशन लूंगा ही नहीं सर, 17,800 के आसपास ये ओपन होगा तो। हाँ, तो मतलब नीचे जा सकता है। नहीं, नीचे जा सकता है, लेकिन पोजीशन हमें लेना ही नहीं है 17,800 के आसपास ही खुला तो, क्योंकि हम पोजीशन तब लेते हैं जब सपोज दैट अगर आप इसके अंदर सपोज ये यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, राइट। अब अगर आप 5 मिनट की कैंडलस्टिक ओपन करते हैं, तो क्या होता है, कई बार ये नीचे गिरता है और ये ऊपर आता है ना, और फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो अगर ये फिर से नीचे गिरना स्टार्ट करता है ना, मैं तभी कंफर्म करके यहाँ पे पोजीशन लूंगा। ये तो मैं जोश में अभी पोजीशन लेके फिर एसएल हिट करो। नहीं, जो मैंने 9:15 में अगर खुलता है और 10:30 बजे पर भी 17,800 पर ही लगता है। तो हाँ, ऐसा तो सर मतलब मार्केट कंसोलिडेशन करता है 17,800 पर। हाँ, वो तो अभी भी कर रहा है एक्चुअली, वो तो अभी भी इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट नहीं ही नहीं कर नहीं रहा है। नहीं, ये आपने 1 डे या 1 आवर है सर जी? 1 डे का है। हाँ 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 हाँ। तो अभी भी मार्केट अगर मैं बोलूँ तो 17,800 और 18,200 के बीच में कंसोलिडेट ही कर रहा है राइट। ना। तो नहीं, फ्राइडे के दिन अगर 17,800 के पास मिनिमम हाफ आवर या फिर 1 आवर कंसोलिडेशन करता है अब तो नीचे जा सकता है, क्योंकि मिनिमम 2 महीने के नीचे नीचे वो कंसोलिडेशन कर रहा है। इतना कंसोलिडेशन वेटिंग पीरियड नहीं हुआ ना अब तक। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी सर आपको तो एटलीस्ट ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा कि एक्चुअली में उसका रेंज ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो ब्रेक करता है तभी आप लेंगे ना, कंफर्म होने के बाद। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, रनिंग मार्केट में डेटा प्रिडिक्शन एंड चार्ट प्रिडिक्शन कैसा लगा सकते हैं? सर अगर मैं डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन की तरफ जा रहे हो कि इक्विटी की तरफ आ रहे हो। नहीं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओनली। फ्यूचर्स ओनली है ना, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप आपका पेशेंस थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप एक तो 5 मिनट 15 मिनट कैंडलस्टिक को वॉच कर सकते हो, ठीक है। आप 1 घंटे नहीं, वैसा नहीं सर। वो नहीं है मेरा आंसर। मेरा क्वेश्चन क्या था? मैंने आपको क्या सवाल किया था सर जी? रनिंग मार्केट के टाइम पे आप प्रेडिक्ट किस तरह से हाँ, राइट। रनिंग मार्केट में 1 आवर का डेटा 9:15 से 10:15 बजे तक मार्केट जिस तरह से कंसोलिडेशन करता है, तो वहां पर कौन सा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, या फिर आप क्या यूज करते हैं? कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, या फिर आप क्या रीड आउट करते हैं, मतलब जिससे मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं नीचे या ऊपर? सर वैसे तो चार्ट के अंदर मैं कम से कम 10 इंडिकेटर लगा के रखता हूँ, ठीक है।
जिसमें से एक भी इंडिकेटर अभी फिलहाल इस चार्ट के अंदर नहीं है, पहली चीज। सेकंड चीज ये कि मैं हमेशा 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडलस्टिक को देखते रहता हूँ कि कोई ट्रेंड बन रहा है क्या, ठीक है, या अभी कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो बेस्ट वे है वेट करो, और जैसे ही ब्रेकआउट हो आप पोजीशन ले लो। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो वेट करो कि वो उसके रेजिस्टेंस के पास आए, टच करे, और तब आप सेल करो स्टॉक को, राइट। जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूँ जी सर। तो ये वाला था एक कंटिन्यूअस पैटर्न, या सॉरी अप ट्रेंड था, ठीक है। तो आज के मार्केट ने क्या किया, 1 आवर की कैंडलस्टिक के अंदर यहाँ पे बड़े मार्जिन से इसको बीट कर दिया है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट के डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया है, ठीक है। अब सिर्फ देखने की बात इतनी है कि अगर ये स्टॉक 18,000 के पास जाता है और वहां से अगर नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 18,000 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है। और वही 17,800 का लेवल इसके लिए सपोर्ट है। तो ये 200 पॉइंट के बीच में ये कंसोलिडेट कर सकता है अभी। अब इसके बाद तो आपको लाइव मार्केट के अंदर ही समझ आएगा मूवमेंट के ऊपर। हाँ, तो मैं वही पूछना था, मुझे लाइव मार्केट में कैसा प्रेडिक्ट करना चाहिए? वो तो सर आपको, अगर आप फ्यूचर करते होंगे तो आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता होगा कि किस टाइप के इंडिकेटर। फ्यूचर एंड ऑप्शन तो सेम होता है। अगर मैं फ्यूचर में सेल मारता हूँ या फिर बाय करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बाय करता हूँ तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेल करता हूँ तो नीचे जाएगा। मैं अगर इन केस अगर मैं वीकली डेटाबेस एनालिस्ट से अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा 7 दिन मतलब गुरुवार तक मैं मेरी पोजीशन होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, वीकली डेटा एनालिसिस से। हाँ। और मुझे मंथली में बनाना है तो वो कैसा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं? ये 2-3 क्वेश्चंस थे जो कि मुझे अभी भी पेंडिंग में ही है वो। नहीं एक्चुअली ये बात पेंडिंग में, मतलब क्लियर आउट नहीं हुआ। हाँ हाँ। तो एक्चुअली ये जो बात है आप जो पूछ रहे हैं मुझे, ये एक्चुअली अभी इसलिए पेंडिंग में है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अदर चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँ, है ना, तो मैं आपको जस्ट अभी नहीं बता सकता। मैं तो एक भी सर जी मैं फ्रैंकली कहता हूँ, मुझे जो चार्ट है ना मुझे ब्लैंक चार्ट चाहिए। ऐसा इंडिकेटर्स में क्या हो जाता हूँ, मैं उनके प्रेडिक्शन से चलता हूँ। मुझे मेरे प्रेडिक्शन से चलना है। आपको ऐसा मेरी सोच है। आपको प्राइस एक्शन करनी है ना। और मोस्टली ट्रेडर प्राइस एक्शन ही करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन करते हैं वो इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसा होता है, हो जाने के बाद बताता है, वो लाइव नहीं बताता है। एग्जैक्टली वही। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लाइव मार्केट के अंदर आपको कुछ भी लेना है, चाहे सेल करना है या बाय करना है, तो आपको प्राइस के ऊपर चलना पड़ेगा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और उसके बाद जब वो मोमेंट वहाँ पे ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़ी कैंडल बनती है, तभी आप यहाँ पे पोजीशन लेते हो। इसके ऊपर बिल्कुल भी फर्क, डेटा एनालिस्ट बेस पे कुछ भी पोजीशन नहीं बना सकते क्या? एक्चुअली में नहीं बना सकते क्योंकि डेटा घूम जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको चार्ट की बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा पोजीशन बनानी चाहिए इंस्टेड ऑफ डेटा एनालिसिस, है ना। ओके। तो आज का जो हमारा ये मीटिंग था, अभी तक मैं होप करता हूँ कि आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे। और अगर आप ये आगे चलते हो, ये पूरा कोर्स करते हो, तो जिस तरह से आप फ्यूचर के अंदर अभी ट्रेड करते हो, मैं आपको ये पक्का बता सकता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी कर पाओगे ये पूरे कोर्स को ख़त्म होने के बाद। और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर तो मैं दे ही सकता हूँ आगे। जी। ठीक है सर, तो आज के लिए हम लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।